नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। पांचवें चरण का मतदान भी अब खत्म हो चुका है और पांचवें चरण के मतदान के खत्म होते ही अब दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इतना पिछड़ चुकी है कि उसे अब आगे आने के लिए या फिर कि रेस में शामिल होने के लिए जोड़ तोड़ का सहारा लेना होगा। जहां एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक से लेकर वरिष्ठ पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि पांचवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि चौंकाने वाली खबर यह निकलकर सामने आई है कि एक तरफ पांचवें चरण की वोटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने आनन फानन में दिल्ली में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में सारे के सारे महासचिवों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दावा यह हो रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट को देखकर भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में आ गई है। तो बीजेपी का क्या होने वाला है पांचवें चरण में? और सबसे बड़ी बात, पांचवें चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। वहां का क्या हाल है उस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। तो सर, क्या लगता है, पांचवें चरण की वोटिंग भी अब खत्म हो गई और पांचवें चरण की वोटिंग के खत्म होने के साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अब साफ हो गई? देखिए, अभी तो यह हमें इंतजार करना होगा 4 जून को कि नतीजे क्या आते हैं, लेकिन जो सामान्य बातचीत चलने लगी है सोशल मीडिया पे, ट्रेंड्स देखिए आप, और ये माहौल देखिए कि जैसे शुरू में किया जा रहा था पहला चरण दूसरा चरण की चुनाव बड़ा शांत है, चुनाव में गर्मी नहीं है, चुनाव में कोई उत्साह नहीं है। 3 चरण से ये बातें कही जा रही थी कि मतदाता बड़ा खामोश है। देख भी रहे थे हम, मोदी जी आते थे, वो पहले मोदी मोदी की आवाज़ें आती थी हाउस में, मोदी मोदी। अब कहीं वो आवाज़ें नहीं आती। गोदी मीडिया भी बेचारा रिकॉर्डिंग कब तक सुनाए। अब मोदी जी पहले 400 पार करते थे, लेकिन अब वो 12 भूल गए। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। इस बीच में जहाँ पे ये बात हो रही थी कि भाई बड़ा उत्साह नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, फूलपुर में कल खुद गया अखिलेश यादव के साथ में एक मीटिंग कवर करना चाहता था, देखना चाहता था कि कैसी राहुल की और अखिलेश की केमिस्ट्री कैसी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, 2 नेता जब साथ होते हैं तो केमिस्ट्री आपको समझ में आती है। तो मैंने वो जो नज़ारा देखा, हेलीकॉप्टर में था, लैंड हुआ हेलीकॉप्टर, वो जो भीड़ है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए हेलीकॉप्टर तक आई और फिर मंच पूरा भीड़ से लबालब हो गया। मतलब मुझे सिक्योरिटी का भी खतरा लग रहा था, राहुल की और अखिलेश की। लेकिन जो भीड़ का उफान था, जो जोश था, उसने बता दिया कि अब करंट पैदा हो गया। बाद में अखिलेश यादव से मैंने पूछा कि आप इस भीड़ के ट्रेंड को कैसे समझते हैं, क्या लग रहा है उतना उत्साह कहाँ? तो उन्होंने कहा कि जब लोगों को लगने लगे कि सरकार आ रही है तो करंट डबल हो जाता है। और सर, एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी, करंट डबल हो जाता है, वीडियो भी निकलकर सामने आए, आप भी गए और हमारी टीम भी पहुंची, वहां पर कवर भी किया। फूलपुर में एक शानदार रैली हुई, लेकिन इसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आया कि फूलपुर में इनकी रैली इतनी फ्लॉप हो गई कि राहुल और अखिलेश को बैरंग वापस लौटना पड़ गया। देखिए, अगर मैं खुद सामने ना देख रहा होता तो मैं यकीन करता, लेकिन मैं उस भीड़ का प्रत्यक्षदर्शी हिस्सा हूँ और मंच पे जो भीड़, मंच के पास तक मैंने किसी नेता की रैली में ऐसी बैरिकेडिंग तोड़ के उफान करते हुए, अब मुझे नहीं आ रहा गेरुआ वस्त्र पहने हुए व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी झूठ बोले मेरे को समस्या नहीं है, नेता सब झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं उस गेरुआ वस्त्र का सम्मान करता हूँ। जब गेरुआ वस्त्र पहना व्यक्ति झूठ बोलता है तो मुझे बुरा लगता है। डर साफ दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान तो 100% झूठा है, क्योंकि मैं खुद इसका गवाह हूं। कोई और होता तो मैं मान लेता। भीड़ बहुत ही समस्या ये है कि शायद योगी जी को लगा होगा कि उनकी रैली में जितना उफान होना चाहिए, उनकी रैली में अभी तक बैरिकेडिंग टूटी नहीं, मोदी की रैली में बैरिकेडिंग टूटी नहीं, लोगों का उफान आया नहीं। तो योगी की पीड़ा हम समझ सकते हैं, योगी जी का डर समझ सकते हैं कि सीटें अगर ज़्यादा कम हो गई तो खतरा उनकी कुर्सी पर भी आ जाएगा। तो डर स्वाभाविक है। और सर, बैरिकेडिंग टूटना तो दूर की बात है, खबरें तो ये निकलकर सामने रैली में लोग ही नहीं आ रहे हैं, पैसे दे देकर महिलाएं बुलाई जा रही हैं। आलम ये हो चुका है, अमेठी और रायबरेली में भी आज वोटिंग हुई और आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा चुनाव पलटता हुआ नजर आया। एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी की जबरदस्त बढ़त दिखाई दी। रायबरेली में सर वोटिंग शुरू भर हुई, 20 से ज्यादा ईवीएम खराब हो गई। एक मान लिया जाए, मान लीजिए चलिए दर्जन भर भी खराब हो गई, दर्जन भर से ज्यादा, 20 से ज्यादा ईवीएम खराब हो गई। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि जितनी भी ईवीएम खराब है सारी की सारी रायबरेली भेज दी है क्या? हाँ, सही बात है। और इसीलिए आज राहुल गांधी खुद आ गए और राहुल गांधी खुद आके कई बूथों पे गए। और जहाँ तक बात हो रही है भीड़ नहीं आई, तो हमने वो भीड़ भी देखी है कि अमित शाह की रैली थी। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि कैसे आए, और लोगों ने कहा 100 रुपये मिले हैं, तो उस पत्रकार की पिटाई कर दी गई अमित शाह की रैली में। तो भीड़ अगर 100 रुपये लेके बुलाई जा रही है और दूसरी तरफ फूलपुर की भीड़ है जो खुद उफान में आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो आज अमेठी का देख लीजिए ना, रायबरेली से कम वोटिंग अमेठी में हुई है।
स्मृति ईरानी के जितने पसीने आए हैं वो क्या बता नहीं रहे कि चुनाव किधर जा रहा है। और स्मृति ईरानी जो कहती थी कि ये तो राहुल गांधी के कारिंदे हैं, पिए हैं, आज की तारीख में मेरा दोस्त है जयपुर में अनिल शर्मा जी, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि फरोजी बाजार जो सट्टा बाजार है वो फरोजी बाजार बता रहा है कि स्मृति ईरानी हार रही है। सट्टा इस बात पे लग रहा है। अब स्मृति ईरानी अगर हारेंगी तो सोचो आप, जो जिसको कह रही थी ये तो राहुल गांधी के नौकर हैं, कारिंदे, अब फिर किस मुंह से कहेंगे राहुल गांधी के नौकर ने मुझे हरा दिया। तो अगर स्मृति ईरानी हारती हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश आएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी राजनीति। और सर बहुत बुरी हार ये होने वाली है क्योंकि अमेठी और रायबरेली और कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। इसीलिए आप देख सकते हैं सर, प्रियंका गांधी भी वहां पर डटी रही, दिन रात चुनाव प्रचार किया, और स्मृति ईरानी भी वहां पर डटी हुई क्योंकि स्मृति ईरानी भी जानती हैं कि इस बार अगर हार गई, जो छाती ठोक ठोक कर बार बार ये दावे करती थी, अपने चिर परिचित अंदाज में कह रही थी कि हमने राहुल गांधी को हरा दिया, राहुल गांधी को हरा दिया, अब जब केएल शर्मा से हारेंगी सर तो क्या होने वाला है? देखिए, हार तो इसलिए मैं मान सकता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को शायद इंटेलिजेंस से रिपोर्ट दी कि स्मृति ईरानी हार रही है, इसीलिए मोदी आई नहीं। छोटे छोटे जिलों में गए लेकिन स्मृति ईरानी का प्रचार करने नहीं आए। तो इसका मतलब है कि अमेठी से और रायबरेली से मोदी जी ने कन्नी काटी, इसलिए कन्नी काटी कि अमेठी में स्मृति ईरानी को उनको पता चल गया हार रही है शायद, इसीलिए वो आए नहीं। तो ये मैसेज बहुत बड़ा था और स्मृति ईरानी का मोरल तब से डाउन हो गया। जो कांग्रेस के लोगों पे हमला, एफआईआर वहाँ के एमएलसी दीपक सिंह पे, ये बताता है कि कहीं फंस गई है स्मृति ईरानी, अब निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर हम लोग गए थे, हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट भी की और आप भी मौजूद थे और मैंने भी महिलाओं से बात की और आपने भी वहाँ पे काफी कवरेज की। जो लोग थे वो साफ साफ कह रहे थे कि काम तो हुआ नहीं और जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल खोखले हैं। एक तो शक्कर का मुद्दा, जहाँ 13 रुपए किलो शक्कर, और अभी तो देखा सिलेंडर वाले, अब अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो वायरल भी हो गया कि सिलेंडर वाले सरेंडर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, हम लोगों ने तो रिपोर्ट्स भी की थी, तो अमेठी का माहौल तो तभी बदला हुआ नजर आ रहा था। देखिए, नेताओं को बहुत झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि आप वोट दो, मैं जीती, 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी, सिलेंडर के दाम होंगे मोदी। तो ये गांव में जब देखा हम लोगों ने, इतना फैल गया था ये मुद्दा, तो कहीं ना कहीं जाके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और माहौल जो बता रहा है वो बता रहा है कि स्मृति ईरानी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। सर स्मृति ईरानी इतना बुरा फंसी हुई है, हमने अपने चैनल पर पोल किया, आप पोल भी देख सकते हैं। इसमें हमने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा अमेठी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 91% से ज्यादा लोगों का कहना है कि केएल शर्मा जीतेंगे और 6% सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी को वोट मिले। अब आप देख सकते हैं सर, 4 मिलियन से ज्यादा तो हमारे खुद के सब्सक्राइबर हैं, तो 4.7। हाँ, और वो लोग वोट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। और वोटिंग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफा स्मृति ईरानी हारती हुई नजर आ रही है। और वही हाल रायबरेली में भी दिखाई दे रहा है। सर अमित शाह ने कहा, जब चुनाव प्रचार में पहुंचे रायबरेली, तो उन्होंने कहा भी कि अमेठी और रायबरेली जितवा दीजिए तो हमारा 400 पार यहीं से पूरा हो जाएगा। तो मतलब बात सही है कि उन्होंने कहा दोनों जितवा दिए, 400 पार पूरा हो जाएगा। अब नहीं जीत रहे हैं तो 200 पे नीचे आ जाएंगे। वो कह देंगे आप दोनों जितवा देते, हम 400 पार हो जाते हैं, नहीं जितवा पाए तो हम 200 के नीचे आ गए। कोई नेताओं के इस तरह के बयानों का कोई मतलब होता नहीं, बयानों का कोई मतलब नहीं होता। फिलहाल चुनाव का तो मतलब है। चुनाव को लेकर आपको क्या लग रहा है सर? आज 5वां चरण का मतदान हुआ, अब कौन कहाँ खड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि त्रिशंकु लोकसभा की तरफ ये देश बढ़ रहा है। जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, पटनायक साहब, नीतीश कुमार, ये 4-5 नेता जो हैं ये तय करेंगे कि ये देश किधर जा रहा है और किधर जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब एक या तो जोड़ तोड़ करके एनडीए की बनेगी या इंडिया की बनेगी सरकार, किसी की पूरे अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुझे तो कोई फिलहाल आती हुई नज़र नहीं आ रही। मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर एनडीए की सरकार बनने की स्थिति भी आती है तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी उम्मीद अब बहुत कम होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी, एकदम सटीक विश्लेषण करते हुए उन्होंने बता दिया है कि जो ये सरकार है अब त्रिशंकु होने वाली है, उस तरफ बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो वो चाह कर भी अपनी हार की जो परेशानी है, टेंशन है, वो छुपा नहीं पा रही है। इसीलिए बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं। चुनावों के बीच ये कह देना कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने डिसीजन लेती है, आप समझ सकते हैं कि चुनावों में आखिर क्या हो रहा है। एक तरफ जहां आरएसएस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी आपसी खींचतान भी इनकी हार की वजह बनती हुई नजर आ रही है। तो खबरें अपने आप में साफ कर रही हैं कि इस बार
2024 लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? पांचवें चरण की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, अमेठी और रायबरेली जिसको लेकर चर्चाओं पर चर्चाएं हैं और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, वहां पर क्या होने वाला है? जो भी आपकी राय है इस चर्चा पर, इस पूरी बातचीत पर और चुनावों पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।